नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। डिबेट लाइव में आज एक बार फिर बात ईवीएम की, वही ईवीएम जिसको लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है, वही ईवीएम जिसको लेकर विपक्ष के कई और राजनीतिक दल कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो इस देश में ईवीएम को खत्म कर देंगे। आखिर क्यों ईवीएम पर चुनाव से ठीक पहले सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष? क्या हार का डर सता रहा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता महिमा सिंह जी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान साहब हैं और हमारे साथ अश्विनी दुबे हैं। आप सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। महिमा सिंह जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, राहुल गांधी का बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जो राजा की आत्मा है वो ईवीएम में है, बिना ईवीएम के नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इन सब बयानों का क्या कुछ मतलब, तब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है? महिमा सिंह जी। जय हिंद। देखिए अनुराग जी, जो बात आपने अभी कही, जो बयान आपने कहा, राहुल गांधी जी ने उसे दोहराया जरूर, लेकिन वो एक मत है पूरे विपक्ष का, पूरे देश की पूरी जनता का। क्योंकि आज समूची जनता के अंदर एक अविश्वास की स्थिति पूरे देश भर में बनी हुई है। लगातार ईवीएम को लेकर के मूवमेंट चल रहा है, लगातार उस पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार विपक्ष ने जो है इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से समय मांगने का काम किया है। 10 महीने हो गए हमें समय मांगते हुए। हमें ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि ऐसा क्या कारण है कि चुनाव आयोग चंद मिनट, कुछ समय पूरे विपक्ष के लिए नहीं निकाल सकता। इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। या फिर मुजफ्फर वारसी जी के अंदाज में यूं कह दें कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो इसलिए ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि इसकी निष्पक्षता को साबित करने के लिए महिमा सिंह जी, जो मुहिम जारी है। ठीक है महिमा सिंह जी, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि देखिए चुनाव तो लोकसभा के 2024 में ईवीएम के जरिए ही होंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन ये जानते हुए कि ईवीएम सेट है, ये जानते हुए कि लोकसभा चुनाव 2024 हम हार रहे हैं, फिर भी चुनाव लड़ रहा है? ये किसने कहा कि हम चुनाव हार रहे हैं? हम तो ये कहते हैं कि देखिए, एक मशहूर डायलॉग है एक हिंदी फिल्म का कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आप उस अंदाज में समझ लीजिए या ये समझ लीजिए कि जब तक इस देश के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं होगी, हम उनकी जो है किलाबंदी नहीं कर देंगे, तब तक हम। लेकिन ये कैसा बाजीगर जो कह रहा है पहले कि साहब ईवीएम से चुनाव मत कराइए, चुनाव होंगे तो ईवीएम सेट है, हम चुनाव हार जाएंगे, हम ये कह रहे और हैं, वही बाजीगर कह रहा है कि देखिए हम हार कर जीत जाएंगे। अनुराग जी, एक मुहिम जारी है। वो मुहिम इसलिए जारी है क्योंकि अक्सर अमूमन हमने ये देखा है, लोग शिकायत करते हैं कि मैंने वोट दिया, लेकिन क्योंकि पर्ची उसके अंदर गिर जाती है तो हमें नहीं पता कि आरपी सिंह साहब, ये मुहिम इसलिए तो जारी नहीं है कि जीत गए तो बाजीगर, हार गए तो ईवीएम दोषी। आरपी सिंह साहब, देखिए, बहुत मोटी सी बात है कि जी जब ये कर्नाटका में चुनाव जीतते हैं तो सब कुछ ठीक है, जब तेलंगाना में चुनाव जीतते हैं तो सब कुछ ठीक है, उससे पहले जब बाकी राज्यों में चुनाव जीतते हैं तो सब, हिमाचल में चुनाव जीतते हैं तो सब कुछ ठीक है। परंतु क्योंकि अब उनको हार दिख रही है तो पहले से कुछ तैयारी रखनी चाहिए, पहले से लोगों के अंदर ये भ्रम बनाकर रखना चाहिए कि हम हारे तो अपनी जेब कैसे उठाएंगे। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी। और ये हमने नहीं कहा ये हार रहे हैं, ये तो ये माननीय ममता बनर्जी जी ने कह दिया कि 300 में से 40 सीटें ले आओगे तो बड़ी बात होगी। आप 300 सीटें लड़ोगे, 40 ले आओगे तो बड़ी बात होगी। तो हार तो इनके जो सहयोगी दल है उन्होंने ही मान लिया कि उनके अलायंस पार्टनर, उन्होंने कह दिया कि सो कॉल्ड अलायंस, पता नहीं अलायंस है नहीं है, कि ये हार तो सुनिश्चित है। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो हार के जीतते हैं, बाजीगर हैं हम। अब ठीकरा फोड़ना है तो अब किसी आरपी सिंह साहब, कांग्रेस पार्टी बाजीगर है, हार कर जीतेगी। जी जी, वो बाजीगरी, बाजीगरी चुनाव में नहीं चलती। लोग क्रेडिबिलिटी देखते हैं, लोग नेता देखते हैं, लोग नीतियां देखते हैं, लोग नियत देखते हैं। ये जो बाजीगरी वाला मामला ये खत्म हो चुका। महिमा सिंह जी, आप काउंटर कीजिए, फिर मैं बाकी मेहमान के पास जाऊं। ये जो बाजीगरी वाला मामला ये सब खत्म हो चुका। अब लोग ये भाजपा के ओवर कॉन्फिडेंस का सबब क्या है अनुराग जी? ये बात जानने वाली है आज।
एक लोकतंत्र में जहां पर 20 करोड़ नौकरियों का वादा करके आपने एक भी नौकरी नहीं दी, जहां पर बलात्कार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, देश से पलायन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मैं इसकी जानकारी दूंगा ओवर आपको पूरी। कॉन्फिडेंस 2047 तक का जो ओवर सिंह साहब, क्या कह रहे हैं आप? रोबोट्स के भरोसे, मशीनों के भरोसे ये ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है भाजपा के अंदर। इस पर हमारे वरिष्ठ नेता दिग्विजय मैं इसका उत्तर दे देता हूं। जो इन्होंने अभी जी, दीजिए उत्तर। एक मिनट, जो इन्होंने एक मिनट अनुराग जी, जो इन्होंने अभी बात कही ना कि तमिलनाडु तेलंगाना में भाजपा जीत जाएगी तो लोगों का सीधा सीधा जन आंदोलन नहीं खड़ा हो जाएगा इस देश के अंदर, ठीक है क्योंकि उनको खुद भी सिंह मालूम है साहब, सिंह उनकी साहब साख क्या है संक्षेप दक्षिण के में अंदर। सिंह साहब। यहाँ से तो नहीं रही। देखिए, चित भी मेरी, पट भी मेरी। हम जी ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत है सिंह साहब, दोबारा आपसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन अश्विनी दुबे साहब, ये बार बार ईवीएम पर सवाल खड़ा होता है और ऐसा नहीं है कि पहली बार सवाल खड़ा हो रहा है, पिछले एक दशक से लगातार ईवीएम पर सवाल खड़ा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब कह चुके हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी इस सवाल का मतलब क्या, गुंजाइश बचती है क्या? ये दलील दी जाती है कि दुनिया के बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कहीं भी ईवीएम से वोट नहीं डाले जा रहे हैं। देखिए बड़ी सेलेक्टिव तरीके से मैंने आरोप लगाया जाता है अनुराग भाई। सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी जो मसला आया ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना, ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में, पहला इशू था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ईवीएम इरेगुलरिटीज का, एम्फेसाइजिंग मेथड बैलेंस का और मिसिंग ईवीएम का और बैलेट पेपर यूज का, इस सबको सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 में एग्जामिन किया और रिजेक्ट कर दिया। एक इशू आया इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस का, इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस को भी सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो जजमेंट आया उसको पूरे देश ने, विपक्ष ने, पक्ष ने, सबने अप्रिशिएट किया। सभी लोगों ने कहा कि ये डिसीजन बहुत अच्छा है, लेकिन यही डिसीजन समझिए अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने विजडम से वो कहने के बजाय ये कहता कि अमेंडमेंट बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, ये राइट टू नो का वायलेशन नहीं करता है, उस परिस्थिति में क्वेश्चन खड़े होते तो किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर बिना किसी सबूत के आरोप लगाना जी इस कॉन्स्टिट्यूशनली भी ठीक नहीं है, लीगली भी ठीक नहीं है और वैसे भी ठीक नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का मतलब यह नहीं होता है कि आप संस्थाओं पर बेगैरत तरीके से आरोप लगाएं। पहला, मैं किसी संस्था की तरफ से नहीं हूं, लेकिन मैं इस देश का और सुप्रीम कोर्ट का एक विद्यार्थी होने के नाते कानून का यह बात कहता हूं। दूसरी बात, जी बिल्कुल बिल्कुल अनुराग भाई, आप कहीं जाना चाह रहे हैं शायद। नहीं, आप कंप्लीट कीजिए अश्विनी दुबे। महिमा जी आऊंगा आपके पास, पहले अजीज खान साहब के पास जाऊंगा। अश्विनी दुबे कंप्लीट कीजिए आप। दूसरी बात जी अनुराग भाई, दूसरी बात, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना, ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता, ऑनरेबल जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी दर्जनों पिटीशंस एग्जामिन कर चुका है बहुत सारे इश्यूज पर जो ईवीएम के फंक्शनिंग को लेकर के थे। तीसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरे देश में फायदा हो रहा हो। साउथ में देखिए, कहीं और राज्यों में देखिए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार बन रही है। तो ऐसा कह के, अच्छा जब आप रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं या सदस्य, तो आपकी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ती है कि ईवीएम जैसी चीजों को लेकर के या कोई ऐसी चीज जो कि प्रोसेस पार कर चुकी है और सही तरीके से अदालत ने, देश की शीर्ष अदालत ने एग्जामिन कर ले, उसको लेकर अगर आप प्रश्न खड़ा करेंगे तो जनता जो है, जनता बरगला जो हो सकती है। या तो आप कोई बेहतर विकल्प बताइए, बेहतर विकल्प आपके पास नहीं है तो ऐसे समय अजीज खान साहब, साल 2018 में आपने, समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़ा किया जब आप हारे कि साहब ईवीएम में गड़बड़ी है। 2014 से 2023 तक इस देश के 20 राज्यों में विपक्ष जीता है विधानसभा चुनाव, तब आपने नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ है। ये कैसे हो सकता है कि सेलेक्टिव अप्रोच के साथ जहां जीत जाए वहां जनता का आशीर्वाद, जहां हार जाए वहां ईवीएम में धांधली? अजीज खान साहब। देखिए अनुराग भाई, आपने कहा कि चुनाव हुए 2014 से लेके अब तक और कई जगहों पर विपक्ष जीता है और कई जगहों पर हारा है। जीता तो ईवीएम पर दोष नहीं और हारा तो ईवीएम पर दोष, इस तरीके के आपके सवालात हैं। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, चुनाव विपक्ष जीते तो ठीक, ना जीते तो ठीक। हकीकत यह है जीतने और हारने का इशू नहीं है, ईवीएम पर सवाल था और हमेशा रहेगा। एक बात आप जान लीजिएगा, क्योंकि ईवीएम पे सवाल खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि एक बड़ा इशू है
और दूसरी बात आपको बता दूं सर 20 राज्यों में आप ये चुनाव जीत रहे हैं तब इशू नहीं है। सुनिए ना मेरी बात। अरे बात तो वही कह रहा हूं मैं आपसे। मैं कह रहा हूं सवाल तब भी है, हो सकता हम ज्यादा मार्जिन से जीतते, ऐसा भी हो सकता था। एक बात अनुराग भाई। दूसरी बात, जब लगातार पूरा देश, जहां पर ये एक पर्व की तरह मनाया जाता है चुनाव, लोकतांत्रिक पर्व है, और यहां तक कि उस दिन इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि चुनाव का पर्व देश का गर्व, उन्होंने एक लाइन दिया। ठीक है। सवाल इस बात का है कि जो जनादेश है, अनुराग भाई सुन ले मेरी बात, कंप्लीट करने दे। जो जनादेश है, उस जनादेश अगर ये चाहता है कि हम ईवीएम से नहीं जनादेश देना चाहते हैं, जनता चाह रही है, तो आखिर बीजेपी इतना क्यों ज्यादा लालायित है, वो आखिर इसका अपोज क्यों नहीं करती? आखिर इसका अपोज क्यों नहीं करती? ये कौन तय पहला करेगा सवाल। कि जनता और चाह रही दूसरी है कि ईवीएम से चुनाव ना हो? डॉक्टर अजीज खान या कांग्रेस पार्टी? एक मिनट सर, एक मिनट सर, बात करने दें अनुराग जी, ऐसे नहीं बात होगी ना, मुझे कंप्लीट करने दें। लेकिन एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिएगा कि चुनाव ईवीएम से कराएं या ना कराएं, एक बात आप जान लीजिए कि हम लोग पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। ये ईवीएम से कराएंगे तब भी, और नहीं कराएंगे, और अगर ईवीएम से नहीं होता तब भी हम चुनाव जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे, क्योंकि विपक्ष आज सर फिर तो मुद्दा ही खत्म हो गया। अगर डॉक्टर अजीज खान की पार्टी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है उत्तर प्रदेश में ईवीएम के बाद भी, फिर तो ईवीएम मुद्दा ही नहीं बचा। डॉक्टर महिमा सिंह, आप कुछ कहना चाह रही, लेकिन उससे पहले आरपी सिंह साहब की बात बीच में रह गई थी। आरपी सिंह साहब, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दलील दी जाती है कि देखिए साहब 2009 में तो लाल कृष्ण आडवाणी खुद ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे थे, जीवीएल नरसिंहा जो आपकी पार्टी के प्रवक्ता थे उन्होंने पूरी एक किताब लिख दी ईवीएम पर। आप लोग सवाल खड़ा करें तब ठीक, हम लोग सवाल खड़ा कर दे तो गलत। आरपी सिंह साहब, कृपा करके उस किताब को पढ़ना चाहिए। उस किताब के पन्ना नंबर 16 में पहले चैप्टर में ही डिटेल में लिखा गया कि अगर इसकी पेपर ट्रेल इसकी मिल जाएगी तो हमारा को कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें भी ये भी कहा गया कि अगर सारी जगह पेपर ट्रेल नहीं हो सकती तो सैंपल पेपर ट्रेल हो जाएगी, तो उससे भी चेक हो जाएगा ईवीएम ठीक है गलत है। वो पेपर ट्रेल का प्रोसेस पूरा हो चुका है। आज वीवीपैट के माध्यम से पेपर ट्रेल मिलती है, उसमें हालांकि 100% नहीं है, पर फिर भी मेजॉरिटी जो ईवीएम से उसका पेपर ट्रेल लग गई है। अब जिसने कोई अगर कोई शक हो तो वहाँ चेक कर सकता है। मैं पर जो मूल बात आपने भी कही, मैंने भी कही कि 2014 से 24 के बीच में 20 राज्यों में चुनाव जीते, तब इनको ईवीएम ठीक लगता है। और अब क्योंकि सुनिश्चित है, इनको देख रहा है कि हार हमारी है, उस हार को झेप बिटाने के लिए ये कभी अपने को बाजीगर बताते हैं, कभी कुछ अपने अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। लोग बाजीगर नहीं चाहते, लोग सेवादार चाहते हैं, और ये सेवा करने से दूर है, और ये बाजीगरी के चलते ही इनके ये चुनाव हारते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन महिमा सिंह, साल 1982 में इस देश में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था केरल में, तब 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था ईवीएम के जरिए। 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सीनियर एडवोकेट हैं अश्विनी दुबे, वो मुझे करेक्ट करेंगे। साल 1988 में राजीव गांधी की सरकार थी जिन्होंने कानून में अमेंडमेंट किया ईवीएम को मान्यता देने के लिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जब ईवीएम पर कानूनी तौर पर मोहर लगाई गई। साल 1992 नरसिंहा राव की सरकार थी जब नोटिफिकेशन ईवीएम को लेकर लागू किया गया। साल 2004 में पहली बार पूरे देश में ईवीएम से चुनाव होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहती है अगले 10 साल तक। ईवीएम जिसको लाए आप थे, ईवीएम जिसके जरिए जीतते आप हैं पहली बार, उसके बाद उसी ईवीएम पर आप सवाल खड़ा करते हैं, ये तो विरोधाभासी है ना? बिल्कुल भी नहीं। आपने राजीव गांधी जी के द्वारा देखे गए एक सपने का यहाँ पर जिक्र किया। वो एक दृष्टा थे, इस देश के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाने वाले व्यक्ति जो थे वो राजीव गांधी जी थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये बात मानती है कि जब हम 70 साल से इस देश के ऊपर शासन करते रहे तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी हुई, जिसकी वजह से संविधान के अंदर संशोधन का प्रावधान दिया गया, वो संशोधन किया जा सकता है। उस समय यदि ऐसा लगा कि आज ईवीएम जो है वो आने वाला कल दिखाएगा, आने वाले कल को एक दिशा दिखाएगा, तो उसको लाने के लिए कानून बनाया गया। लेकिन उसके बाद यदि ऐसा किसी स्तर पर जाके लगे, जैसे लगा वीवीपैट इसमें होना चाहिए, तो वीवीपैट की प्रक्रिया को उसमें संशोधित किया गया। लेकिन आज अगर लगता है कि वीवीपैट के जरिए जो गणना हो रही है, बहुत बार हमने अपने सामने देखा है कि वीवीपैट में जो पर्ची में लिखा हुआ आता है, पर्ची वहां नीचे गिरती है, आपने बटन दबाया हाथ का, लेकिन पर्ची पे लिखा हुआ दिखा आपको कमर और वो चला गया नीचे। आपके हाथ में आया नहीं, इसलिए आपको आपके हाथ में सबूत नहीं है। एक मिनट अनुराग जी, मैं बात पूरी कर लूं अपनी, अनुराग जी। तो इसलिए ये जो आपने अभी बात बताई, जो आपने क्रोनोलॉजी, ये हस्तक्षेप ना करने। कितने वरिष्ठ पत्रकार, कितने
वरिष्ठ प्रवक्ता है भाजपा के, इनको आपत्ति होती है कोई बीच में बोलता है तो, पर खुद बीच में जरूर बोलते हैं, फिर बोलते हैं हम आम आदमी पार्टी से सीख कर आते हैं। ठीक है, आप कहां अपनी से बात सीख कर कंप्लीट आते हैं ये बता कीजिए। आप दीजिए। अपनी बात नहीं, कंप्लीट हाँ, बोला, मैं अपनी झूठ बात थोड़ा पूरी करती हूँ, परोसेंगे। तो इसलिए- आप मेरा चैलेंज स्वीकार इसलिए- करिए, बताइए ये कहाँ बौखलाने लग वीवीपैट जाते में हैं, ये दूसरी देखिए पर्ची बौखलाने दिखी। लग जाते हैं। ठीक है, आप ठीक है, जीत रहे हैं तो इतना लेकिन बौखला ठीक क्यों रहे है, हैं? महिमा सिंह, अगर महिमा भाजपा सिंह, जीत महिमा रही है सिंह, तो भाजपा महिमा झूठ सिंह, बोल रहे हैं, सुन लीजिए। बौखला क्यों रहे हैं? ठीक है, आरपी सिंह साहब मैं आऊंगा आपके पास, आरपी सिंह साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन महिमा सिंह, महिमा मैं सिंह, पहले हाथ खड़ा कर रही थी, एक मिनट मैं हाथ खड़ा कर रही थी। मैं अश्विनी जी को ये बोलना चाह रही थी, वो बोल रहे हैं कि आलोचना जो है वो राइट टू स्पीच, जो हमारा फ्रीडम टू स्पीच जो है हमारा, वो सीमित है। अभी हाल ही में 370 की आलोचना के ऊपर ये सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि आलोचना करना हर एक नागरिक ठीक का, है, जनता का अधिकार ठीक है, लेकिन हम आलोचना करेंगे, ईवीएम दबा पर ही के चर्चा करेंगे। को रखते हैं। महिमा सिंह, अगर 2024 में ईवीएम पर आपके उठाए गए सवालों में दम है, आपके आरोप सही हैं, तो क्या इसका मतलब 2009 में जब लालकृष्ण आडवाणी ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे थे, तब इस देश में 2009 का लोकसभा चुनाव ईवीएम में धांधली के जरिए आपने जीता था? ये बताइए अनुराग जी, 2014 में जब कैग की रिपोर्ट्स के ऊपर भाजपा शोर मचा रही थी, और आज उसी कैग की नहीं, रिपोर्ट कैग को आने कैग पर नहीं देती और जाते, आ जाती है 370 तो पर नहीं कैग जाते। देखिए, को डिरेल नहीं जो करते है चर्चा वो को, अधिकारियों सिर्फ का ईवीएम के तबादला इर्द कर गिर्द ही देती रखते है। हैं। अगर 2024 में नहीं, कांग्रेस नहीं, पार्टी का आरोप सही आप है, तो क्या कैसे रख सकते 2009 में हैं? कांग्रेस ये पार्टी ने बताइए। ईवीएम में धांधली करके लोकसभा चुनाव जीता था? अनुराग जी, मैं तो अपने विवेक, अपनी बुद्धि के हिसाब से बात करूंगी ना। आप मुझे एक दायरे में बांधना चाहेंगे और एक मैडम, प्रकार के चर्चा सवाल ईवीएम पर है, पूछेंगे। इसीलिए चर्चा ईवीएम पर दायरा कर रहे बहुत हैं। बड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल चर्चा ईवीएम पर है, लेकिन ये जो ईवीएम है और ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसी तरह की जो सारी संस्थाएं हैं इस देश के अंदर, उनका भाजपा के हाथों आज नहीं, मैं मर्दन हो उम्मीद रहा करता है। हूं कि आप उस राजनीतिक मर्दन को साहस आपको दिखाएंगे देखना और पड़ेगा। ईमानदारी से जवाब देंगे। लेकिन अश्विनी दुबे, बिल्कुल। अश्विनी दुबे, 2009 की अगर आरोप लगने की प्रक्रिया गलत थी, तो 2024 के आरोप लगने की प्रक्रिया सही कैसे हो सकती है? 2009 का चुनाव अगर ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी ने जीता, तो 2024 का चुनाव बीजेपी बेईमानी से कैसे जीत सकती है? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जनता के मन में भ्रम फैलाने का काम जो हमारे देश की जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। महिमा दीदी को फिर बड़ा आग्रह करना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज शब्द हमने यूज किया है, हमारी बड़ी बहन है, लॉयर हैं वो। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे इस्तेमाल करती है, उससे जनता के बीच में गलत मैसेज आता है। हमारे देश की शीर्ष अदालत, सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट। जब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है तो कहते हैं न्याय की जीत हुई है, और पास्ट डिकेड में करीब 40 जजमेंट्स हाईएस्ट कोर्ट ने अपना कन्विक्शन और फेथ ईवीएम को दिखाते हुए, और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, रिगरस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल और इमेंस वैल्यू और स्ट्रेंथ ईवीएम को दिखाते हुए, मैंने ईवीएम के जुरिस्प्रूडेंस के फेवर में जजमेंट दिया है। मैं एक एक करके कोड, आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया केरल के चुनाव का। आज ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये बहुत पहले से चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोबुस्ट और ग्रोइंग जो प्रोसेस है वो, और हमने सब एग्जामिन करते हुए कहा। चलिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी आपको बता दें। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन ने अपनी सीट शेयरिंग फॉर्मूले को साझा कर दिया है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पॉलिटिकल पार्टी को बिहार में 5 सीटें एनडीए गठबंधन की तरफ से दी गई हैं। एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। चिराग पासवान की एक सीट 2019 के मुकाबले इस बार कम की गई है। 17 सीटें जनता दल यूनाइटेड, वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई।
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया और राष्ट्रीय लोक मोर्चा काराकाट, ऐसे 40 सीटों पर एनडीए बिहार में मजबूती से आने वाले चुनाव लड़ेंगे और फिर एक बार मोदी सरकार ये जो नारा है वो ज़मीन पर उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, साथ ही साथ चिराग पासवान की पॉलिटिकल पार्टी, मांझी और कुशवाहा, इन पॉलिटिकल पार्टीज का जो एनडीए गठबंधन है बिहार का, वहां पर सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आ चुका है। किस सीट पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेगी वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पटना साहिब की सीट भारतीय जनता पार्टी के कोटे में परंपरागत सीट रही है भारतीय जनता पार्टी की। नवादा और मधुबनी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये दोनों सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनावों में लगातार जीत के प्रतीक के तौर पर नजर आती रही हैं। डॉक्टर भोला सिंह, हुकुमदेव नारायण सिंह यादव, ये उनकी परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, पूर्वी चंपारण से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। डॉक्टर संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे बिहार के, वो यहीं से चुनाव लड़ते रहे। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बिहार ही शायद वो स्टेट बचा था जहां पर एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब सामने आएगा इसका इंतजार किया जा रहा था और अब वो इंतजार खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, इंतजार खत्म हो गया है। अभी एक ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी जानकारी बीजेपी की तरफ से दी गई। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो कुशवाहा और पशुपति पारस की तरफ से कोई मौजूद नहीं था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद तावड़े जो प्रभारी हैं बिहार के, उन्होंने सभी के सीटों की घोषणा की और आज साफ हो गई स्थिति की किसको कितनी सीटें मिली हैं। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू को 16 सीटें दी गई है। चिराग पासवान के खाते में 5 सीट गई है। उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट, जीतनराम मांझी को 1 सीट दी गई है। जीतनराम मांझी गया की सीट मांग रहे थे, उनको गया की सीट दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट सीट, जीतनराम मांझी गया की सीट मांग रहे थे, उनको जी गया की सीट दी गई है। विकास, लेकिन अगर इस बार का समीकरण देखें एनडीए का तो 2019 में जीतनराम मांझी के खाते में कोई सीट नहीं थी, उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में की तरफ से कोई सीट नहीं थी। इस बार स्थितियां बदल चुकी हैं, राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है और शायद उसी की झलक है कि चिराग पासवान की पार्टी को 2019 में जहां 6 लोकसभा सीट दी गई थी वहां इस बार 5 सीट। जी बिल्कुल, क्योंकि परिस्थिति बदली है और सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन जो इंडिया अलायंस है उसके जवाब में ये गठबंधन तैयार किया गया था और बीजेपी की बेचैनी भी थी कि अगर इंडिया अलायंस बना है तो बिहार में एनडीए भी मजबूत रहे। यही वजह है कि किसी को भी बीजेपी नाराज नहीं करना चाह रही थी, बेशक वो छोटी पार्टी हो या उसकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं हो। आप देखें कि 1-1 सीटें दी गई हैं, जीतनराम मांझी को भी दी गई। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा 2 सीट मांग रहे थे और उस पर वो अड़े हुए थे, जिसकी वजह से पेच फंसा हुआ था। और सबसे बड़ा जो बात थी कि चाचा भतीजे की लड़ाई वहां थम नहीं रही थी। तो आज स्थिति बिल्कुल साफ हो गई कि चिराग पासवान के खाते में 5 सीट गई है, वो भी हाजीपुर सीट, जिसको लेकर के पशुपति पारस अड़े हुए थे कि वो किसी भी कीमत पर हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो सीट चिराग पासवान को दी गई है। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस बिहार में बनाने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की गई है, उसके जवाब में किसी को भी नाराज न करते हुए बीजेपी ने सभी अपने सहयोगी दलों को संतुष्ट करने की कोशिश की है। विकास, बिहार की सियासत में इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए गठबंधन के पक्ष में क्या चीजें जाती नजर आती हैं? नीतीश कुमार की राज्य में सत्ता है, ये एक उपलब्धि उनकी होगी। उनका जो एनडीए का कुनबा है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, ये एक उपलब्धि होगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी का चेहरा या कुछ और भी? निश्चित जी, देखिए नरेंद्र मोदी का चेहरा तो है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जो गठबंधन के दल हैं उनको भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भरोसा है। लेकिन बिहार के चुनावी राजनीति में एक बड़ा पुराना जुमला है कि बेटी और वोट जाति को देते हैं। तो अगर उस जातीय समीकरण के हिसाब से आप देखें तो इस समय एनडीए गठबंधन जो है, यानी बीजेपी का जो गठबंधन है, वो भारी दिखाई दे रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जो नॉन यादव जातियां हैं ओबीसी की, वो साथ आती हैं। क्योंकि बिहार में देखा गया है कि जब आरजेडी हुकूमत में रहती है या उसकी सरकार जब बनती है तो जो दूसरी गैर यादव जातियां हैं जो ओबीसी कोटे में आती हैं, तो उनके साथ उनका संबंध अच्छा नहीं रहा। तो वो बिल्कुल जो दूसरी जातियां हैं वो नहीं चाहती हैं कि आरजेडी आए, इसलिए नीतीश कुमार का एक वोट बैंक वहाँ है। तो वो वोट बैंक अब बीजेपी के साथ है। जीतनराम मांझी की अगर बात करें तो उनकी बिरादरी का वोट कम है, लेकिन लगभग बिहार के सभी सीटों पर कुछ न कुछ वोट है। इसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा, अगर प्रतिशत में आप देखें तो 4% के आसपास ही कुशवाहा बिरादरी का वोट आता है, लेकिन सभी सीटों पर उनका कुछ न कुछ प्रभाव होता है। तो इस गठबंधन से जातीय समीकरण बीजेपी के पक्ष में मजबूत दिखाई देने लगा है।
बिल्कुल, लेकिन 2019 में भले ही आरजेडी का खाता तक ना खुला हो, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली हो लोकसभा में, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार हालात बदले हैं? मतलब तेजस्वी यादव बताएंगे कि जब हम नीतीश कुमार के साथ सत्ता में थे तो हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। वो बताएंगे कि किस तरीके से यादव कम्युनिटी को विक्टिम कार्ड के तौर पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सम्राट, चाहे उनके दादा हो, परदादा हो, दादी हो, पिताजी हो, जिसने 4 जनरेशन तक इस देश में राज किया हो, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं किसी से पूछने। इलेक्शन कमीशन ने बिहार के होम सेक्रेटरी को हटाने का आदेश नहीं, सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश के 6 राज्यों में ऐसे कार्रवाई उन्होंने किया है। तो सभी भी प्रदेश में कार्रवाई किया, वो इलेक्शन कमीशन इसकी जानकारी। ताकि लोकसभा चुनाव अच्छे तरीके से नहीं, होना ही चाहिए। यदि इलेक्शन कमीशन को किसी तरह का संदेह तो क्लियरिफाई राज्य सरकार को करना पड़ेगा। पारस को लेकर कोई बातचीत हो रही है? नहीं, वार्ता चल रहा है, आगे जानकारी के नाम नहीं बताया गया। जल्द बताएंगे। एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है पशुपति पारस को। जल्द बताया जाएगा, अभी वार्ता चल रहा है। चलिए, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन विकास, जो सवाल था वो ये कि क्या इस बार बिहार का मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास गिनाने के लिए रोजगार का आंकड़ा होगा जब वो सत्ता में थे, साथ ही साथ जाति और आरक्षण की बात वो करते रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव का जो विक्टिम कार्ड है वो भी उनके पास भुनाने का एक मौका होगा। देखिए, जो विक्टिम कार्ड बनाने का मौका होगा वो दूसरी बिरादरी के ऊपर, दूसरी जाति के ऊपर, जो गैर यादव जातियां हैं या दलित जाति है, जो अति पिछड़ी जाति है, उस पर कितना कारगर होता है ये देखने वाली बात होगी। हाँ, जो रोजगार है, शिक्षकों की भर्ती हुई है, उसका असर समाज में जरूर है, लेकिन जो आरजेडी का इतिहास है उससे दहशत में बिहार के लोग आज भी रहते हैं कि अगर आरजेडी लौट के आ गई तो फिर वही जंगल राज वापिस आ जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए जातीय समीकरण को देखें। मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपको कि बेटी और वोट जात को देते हैं, ये बिहार का मशहूर फार्मूला है। तो जो जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई थी कि ताकि सब दलों को, छोटे छोटे दलों को साथ में जोड़ लो, जातीय समीकरण अपने पक्ष में करो, तो आप देखें कि आज आरजेडी के पास सिर्फ मुस्लिम यादव का गठबंधन बचा हुआ है। बाकी सारी ओबीसी की जाति और दलित और महादलित और अति पिछड़ी जाति का समीकरण जो है वो अभी बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर बिहार की जो चुनावी लड़ाई होगी वो काफी दिलचस्प होगी। ठीक है विकास, आपको लगता है कि एनडीए गठबंधन के पक्ष की अगर बात करें तो परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई, करप्शन के खिलाफ लड़ाई, मोदी चेहरा, डबल इंजन की सरकार और जातिगत जनगणना के बाद नीतीश कुमार सबसे बड़े पिछड़ी जातियों के नेता के तौर पर उनका उभरना, ये एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाता है? ये बहुत सारी बातें जो एनडीए के पक्ष में जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही लालू यादव का इतिहास खुलकर सामने आ जाता है। वो दहशत, वो गुंडागर्दी, जो उद्योग बन गया था वहाँ पर किडनैपिंग का, वो जंगल राज, तो लालू यादव और आरजेडी जंगल राज के का जो ठप्पा लगा है उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रही है। बेशक जो उनके लोग जो तेजस्वी हैं वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बहुत प्रगतिशील बातें वो करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन जो उनका इतिहास है वो आरजेडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। उसमें से नीतीश कुमार ने जो दाव खेला कि जातीय सर्वेक्षण करा लो और महादलित, उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग में बांट दो, तो ये जो नीतीश कुमार ने राजनीतिक दाव चला था तो वो दाव भी नीतीश कुमार का पिछले विधानसभा चुनाव में भी कारगर रहा, और अब गठबंधन बना है तो उम्मीद इस बात की जा रही है कि लोकसभा चुनाव में भी वो कारगर दिखाई देगा। क्योंकि इस समय अगर वर्तमान में सिर्फ जातीय समीकरण को देखा जाए, बहुत बारीकी में न जाया जाए, और तो देखा जाएगा कि मुस्लिम और यादव वो लालू यादव के साथ पहले भी था, क्योंकि लालू यादव के वोट परसेंटेज में कभी कमी नहीं आई। बेशक सीटें कम हो गई चूंकि ध्रुवीकरण हो गया, 2 जगह पे बंटवारा हो गया, लेकिन सीटें उनकी कम हो गई, लेकिन वोट बैंक लालू यादव का जहां था वहां पर है। अब वो कितना कारगर इस लोकसभा चुनाव 2024 में होगा, क्योंकि जातीय समीकरण को बिठाने में अभी तक बीजेपी कामयाब नजर आ रही है। जी, लेकिन अगर वोट प्रतिशत की बात करें, खासकर 2019 के लोकसभा चुनाव की विकास, तो एक बड़ा फासला नजर आता है इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन के बीच में। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 23.5% वोट मिले थे, जेडीयू को लगभग 22% वोट मिले थे। इनके मुकाबले अगर बात करें आरजेडी की तो लगभग 15% और कांग्रेस पार्टी को लगभग 7-7.5% वोट मिले। यानी एक बड़ा फासला, यहां पर एक बड़ी लकीर एनडीए ने 2019 में भी खींची थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, एनडीए ने लकीर एक बड़ी खींची थी और इस बार भी एनडीए को उम्मीद है। और जिस मुस्लिम यादव समीकरण की बात आरजेडी करता है उसमें से भी बीजेपी का दावा है कि जो हिंदुत्व के एजेंडे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो यादव समाज। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए।